What's up everyone? Welcome back to the channel। और 60 डे स्ट्रैटेजी में हम लोग आ चुके हैं डे 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कवर अप करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड्स में आएगा पूरा 12 मार्क। इस वीक के अंदर, इन 5 दिनों के अंदर हम लोग इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स कवर होते हैं और मेजर चैप्टर्स कवर होते हैं। तो डेफिनेटली आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको कंप्लीटली अच्छे से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लिख के आना है एग्जाम में और पूरे 12 नंबर लेने। बट मैंने ये चैप्टर बिल्कुल जस्ट अभी लॉकडाउन में अपलोड किया था, तो पहले मैंने सोचा यार कि हम लोग उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स कर देते हैं, बट व्हेन आई गो थ्रू इट तो देखा कि यार सब कुछ प्रॉपरली अपलोडेड है, तो हम लोग को उसके आगे से ही कंटिन्यू करना चाहिए। बट देन आई थॉट कि बीच में से कंटिन्यू करना इज रॉन्ग, पहले आप लोगों को उसको समझना जरूरी है। तो वी आर बैक विद दैट पार्ट। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और इसके बाद पहले इसको अच्छे से करो। इसको करने के बाद ही हम लोग फिर चैप्टर नंबर मतलब इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज वाले पार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, बुक्स में मार्क करना, और कुछ भी डाउट्स आएंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। स्टार्टिंग विद इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लाई, दिस इज पार्ट 1, डे 1 ऑफ 60 डे स्ट्रैटेजी। लेट्स बिगिन। अब शुरू करने वाले हैं आज का चैप्टर और एक नए यूनिट के साथ। चैप्टर नंबर 7 हम लोग शुरू कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड पढ़ने वाले हैं। देखो 11th में माइक्रो में हमने डिमांड पढ़ा था, अब हम मैक्रो में आ चुके हैं। तो मैक्रो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां क्या है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या थे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? नेशनल इनकम वाला यूनिट याद करो फटाफट से। 2 तरीके के वहां पे गुड्स और सर्विसेज की बात हुई थी, फाइनल, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की बात नहीं हो रही, तो यहां कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है? फाइनल, जो बिल्कुल रेडी टू यूज है, यूज कर रहे हैं हम लोग। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर का मतलब नेशनल इनकम याद करो, 4 सेक्टर पढ़ाए थे आपको। 4 सेक्टर कौन से? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म्स, तीसरा कौन सा होता है? गवर्नमेंट, और चौथा होता है हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन सेक्टर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अब्रॉड बोलते हैं। तो 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सभी सेक्टर्स इकोनॉमी के आर प्लानिंग टू बाय। प्लानिंग टू बाय बहुत शुरू में बात हो चुकी है कि ये सारी चीजें एस्टिमेटेड होती हैं, एक्चुअल नहीं होती हैं, एस्टिमेटेड होती हैं। प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में, जो कि बेसिकली 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, उस अकाउंटिंग ईयर में हमारे सभी सेक्टर्स, चारों सेक्टर्स कितना प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, अगर प्लान कर रहे हैं, डिमांड करना चाहते हैं, तो खर्चा तो करेंगे। तो क्या मैं एग्रीगेट डिमांड को खर्चे के इक्वल मान लूं? क्योंकि जब डिमांड करेंगे तो खर्चा होगा, बिल्कुल। तो एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस द सेम। एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही होता है, करेक्ट है। अब कंपोनेंट्स क्या होंगे एग्रीगेट डिमांड के? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अभी तक का। क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? सबसे पहला प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का मतलब हाउस होल्ड, हम लोग, आप, मैं, हम सारे, हम प्राइवेट हैं, और हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी हम अपना बेसिक नीड्स पे, गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको डिनोट करा जाता है गाइस सी के साथ, सी, सही है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली जो फर्म्स कैपिटल गुड्स पे खर्चा करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसको क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आ गया, डिनोट करा जाता है आई के साथ। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है और इसके अंदर दोनों एक्सपेंडिचर आ जाते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और गवर्नमेंट का एक तरीके से कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर करा जाता है वो भी। अब गवर्नमेंट के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? वो पूरा खर्चा जो गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर पे करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे करती है, हेल्थ पे करती है, बेसिक सर्विसेज पे करती है, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट बड़े बड़े रोड्स पे, डैम्स पे, बिल्डिंग्स पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो दोनों ही खर्चे इसमें आ जाते हैं और डिनोट करा जाता है इसको जी के साथ। तो 3 कंपोनेंट हो गए, सी, आई, जी, और लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को एक्स और इंपोर्ट को एम।
तो जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स की डिमांड हो रही है बाहर से, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जो हम लोग बाहर के गुड्स की खुद डिमांड कर रहे हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, ये नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो एडी के 4 कंपोनेंट्स आपने लिख के आने हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और यही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी होता है। तो एडी इज इक्वल टू सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। जल्दी से नोट बनाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर थोड़ा सा इसी तरीके का आगे आपको समझना होगा। तो देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब एडी इन अ 2 सेक्टर मॉडल। जैसे कि आपने नेशनल इनकम में ही देख लिया था कि हमारे सिलेबस जो लिमिटेड है वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल तक है, यानी कि हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं हाउस होल्ड्स को और फर्म्स को। हम लोग फिलहाल इस चैप्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे। अब जब 2 सेक्टर मॉडल की बात आती है तो फिर एडी के 2 ही कंपोनेंट्स बचेंगे, सी प्लस आई। अब सर अगर सपोज एग्जाम में आ जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ एडी बताओ, तो हम 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे? चारों लिखेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो वहां सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम चारों को एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब हम आगे अब चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो 2 ही कंपोनेंट के बेस पे पढ़ेंगे, दैट इज सी प्लस आई। सी हो जाता है हमारा हाउस होल्ड्स के लिए और आई हो जाता है हमारा फर्म्स के लिए। ठीक है गाइस, अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होगा एडी का, एडी देखने में कैसा होगा? तो एडी में आपको ध्यान रखना है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सा एक रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा थी ये बात। अब वही चीज यहाँ है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा इनकम में और डिमांड में। अब ये जो टेबल है, मैं यही टेबल पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, इनफैक्ट आने वाले 2 चैप्टर्स में भी। इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, 7, 8, 9। हम लोग 7 डिस्कस कर रहे हैं, 8, 9 में भी मैं यही टेबल यूज करूंगा। तो कोशिश करना कि यही टेबल आपको याद हो। तो इनकम क्या ली है? 0, 100, 200 इनकम बढ़ रही है। तो कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ऑब्वियस है इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट हमने 40 सेम एज्यूम करी है। अब यहां पे एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी ऑटोनोमस। 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है गाइज, ऑटोनोमस एज वेल एज इंड्यूस्ड। तो ऑटोनोमस वो इन्वेस्टमेंट होगी जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगी, यानी कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो सेम रहता है। और हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ये अजम्पशन लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम है, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंड्यूस्ड होता है, जो कि बदलता है इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, कि इंसान कमाएगा ज्यादा तो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेगा। बट ताकि चीजें सिंपल रहे तो हम इंड्यूस नहीं मान रहे, ऑटोनोमस मान रहे हैं। करेक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट भी 40-40-40 रह रहा है। अब एडी, जब आपको पता ही है कि एडी अगर निकालना हो तो 2 कंपोनेंट को जोड़ दो बस, सी प्लस आई, इन दोनों का सम करते जाओगे आप तो एडी निकल जाएगा। 40-40-80, 120-40, 160, इस तरीके से सम करेंगे तो एडी आ जाएगा। सोचने वाली बात गाइज एक छोटी सी है, वो क्या है कि यहां पे देखो, अगर आप यहां पे देखेंगे तो इनकम 0 है बट कंजम्पशन 40 है। मैं कमा कुछ नहीं रहा लेकिन तब भी खर्चा कर रहा हूं, ये कैसे? तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक आम इंसान, आप और मैं, हम लोगों को जीने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना पड़ता है, चाहे हम कुछ भी ना कमा रहे हो। आज के टाइम में बहुत से लोग कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, हम सब घर में। तो इन दैट केस टू क्या हम कंजम्पशन नहीं कर रहे? कंजम्पशन कर रहे हैं, हम रियल लाइफ से सीख सकते हैं। तो कंजम्पशन तो 0 पे भी होगा ही होगा। इस कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो 0 लेवल पे भी जो कंजम्पशन होगा उसको क्या बोलोगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको हम डिनोट करते हैं सी बार से। सी बार याद रखेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी बार। अब हम देख लेते हैं कि कर्व कैसा बनेगा। तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा गाइस। देखो मैंने इनकम लिया इधर और इधर ले लिया एडी। अब एडी के 2 कंपोनेंट्स, मैंने दोनों कंपोनेंट्स प्लॉट करे। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आ गया? बस 0 पे भी 40, 100 पे भी 40, 40-40 सेम रहा। तो जब सेम रहती है कोई भी चीज तो आपको पता ही है कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सी प्लॉट करा तो 0 के साथ पहले 0 पे 40। अब देखो ये जो इतना 0 पे भी 40, ये जो एरिया है इसी को मैं सी बार बोलूंगा।
ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जीरो लेवल पे भी जो कंजम्पशन होगा उसको क्या बोलूंगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर 100 पे ये बढ़ता चला गया, 120, 200, तो ये बढ़ता बढ़ता अब आप देख रहे हो कि इनकम के साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप होता है तो आपको पता ही है, जब भी पॉजिटिव स्लोप होता है तो कर्व हमेशा ऊपर जाता है, करेक्ट है। फिर एडी प्लॉट करना था, तो एडी भी हमने इसके साथ प्लॉट करा कि 0 पे 80, इस तरीके से एडी भी ऊपर चला गया और एडी आ गया हमारे पास C+I। तो इस तरीके से आपको कर्व बना के आना है इन्वेस्टमेंट का, कंजम्पशन का और एडी का। ये आप डॉटेड लाइंस के साथ बना देंगे और एडी आप पूरा परफेक्ट बना के आओगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट। तो जो आपको एक्सप्लेन करना होगा, फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना कि एडी इज बेसिकली हियर कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, या फिर 2 क्या कहोगे आप इसको, कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, एडी इज इक्वल टू C+I। उसके बाद देयर इज सम, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है लेकिन मैं बोल रहा हूं साथ साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देयर इज सम पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0। अगर इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव कंजम्पशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, C बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन कर्व स्लोप्स अपवर्ड, कंजम्पशन कर्व ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्यों है, बिकॉज इट इज एज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। मैंने यहां नहीं लिखा है लेकिन आप ये रीजंस लिखते रहना साथ साथ, अगर अभी तक नहीं लिखे हैं तो वीडियो वापस करो और लिखो। उसके बाद एडी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व, एडी भी पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व आया, क्यों, क्योंकि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एडी। तो एग्रीगेट डिमांड सारा हो गया। आज पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में और चेक करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में यूजफुल होता है। एग्रीगेट सप्लाई का सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है। जबकि आप क्लास 11th में सप्लाई का मतलब जान के आ चुके हो, लेकिन फिर से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो एग्रीगेट में होगी सारी बातें। AS refers to the money value of final goods and services। फिर से फाइनल, इंटरमीडिएट गुड नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, ध्यान दे रहे हो, ऑल, वहां क्या होता था, दैट अ कंज्यूमर, दैट अ प्रोड्यूसर, दैट अ सेलर, यहां क्या हो रहा है, ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। भाई जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक टाइम पीरियड के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज, फाइनल नॉट इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में सप्लाई करना चाह रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी। अब लिखा मैंने एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत जरूरी मंत्र है, क्या कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। अब ये कैसे आया, देखो एग्रीगेट सप्लाई को जब हम आउटपुट की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं या जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो देखते हैं कि कितना आउटपुट जनरेट हुआ, कितना हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हुआ। तो आपने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था कि जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका जब पेमेंट करा जाता है तो वो पेमेंट किस को करा जाता है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को। और इसके बदले में दिया क्या जाता है उन्हें, लैंड के बदले में उन्हें रेंट दिया जाता है, लेबर के बदले में उन्हें उनका सैलरी वेजेस दी जाती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जितना आउटपुट होता है उसी के बराबर का वो उनको क्या देते हैं, पेमेंट करते हैं, और वही उनका इनकम भी जनरेट हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सर्कुलर फ्लो के हिसाब से जितना आउटपुट हुआ उतना ही इनकम भी हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, नेशनल इनकम के। हम इसको अभी आगे प्रूफ भी करेंगे, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या कंपोनेंट होंगे, जैसे मैंने एडी के कंपोनेंट बढ़ाए थे, एडी के कंपोनेंट बताओ फटाफट, जरा रिवाइज करो। एडी के 4 कंपोनेंट, आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी जल्दी बताओ। एडी मतलब क्या, सोचो सोचो सोचो, सही हो गया, ध्यान दो। एडी इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये 4 कंपोनेंट होते थे, याद है ना, नहीं याद है तो पिछला वीडियो दोबारा देखो आज। एडी इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब जब सप्लाई की बात होती है, हमने यहां बता ही दिया कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात है। तो एक इंसान जब कमाता है, आप भी पैसा कमाओगे, तो उस पैसे का आप क्या करते हो, या तो खर्च कर लोगे और या फिर सेव कर लोगे। 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उसको कंज्यूम कर लोगे या फिर सेव कर लोगे। तो वही होता है, एएस के 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंजम्पशन जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और एक होता है सेविंग्स जिसको हम S से डिनोट करते हैं। तो आपको अगर कंपोनेंट निकले को आ जाते हैं तो Y इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू C प्लस S। शॉर्ट में रिवाइज करूं, 2 सेक्टर में AD इज इक्वल टू C प्लस आई
और ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। लो जी, दिस इज फॉर योर रिवीजन। हो गया रिवीजन। अब हम देख लेते हैं कि डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करना है एस को। एडी को भी करा था, एएस को कैसे करना है। देखो सबसे पहले इनकम, मैंने बोला था यही वाला टेबल यूज करूंगा। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 इनकम हो गया। कंजम्पशन भी वही वाला, जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उसको क्या बोलते हैं भाइयों बहनों, जल्दी से याद दिलाओ। जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होता है, दिमाग चलाओ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 40, 120 वही सेम टू सेम टेबल चला दी। अब दिमाग लगाओ, इनकम 0, कंज्यूम हुआ 40, तो इनकम में से अगर कंजम्पशन हटा दूं तो सेविंग आ जाएगा कि भाई सपोज मैंने 100 रुपए कमाए, 40 रुपए खर्च कर लिए, तो सेव कितने करे, 100 में से 40 हटाओ, सेविंग आ गया या नहीं आ गया। तो सेविंग कैसे निकलता है, इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 0। देखो 200 की इनकम 200 ही खर्च कर दिया तो 0, 300 की इनकम 280 खर्च करे तो 20 की सेविंग। इस तरीके से हमने सेविंग्स निकाल दी सारी की सारी, कलेक्ट है। उसके बाद जब एएस निकालने की बारी आई तो एएस कैसे निकलेगा, सी प्लस एस, सी प्लस एस, इन दोनों का सम कर दो, 40 और माइनस 40 0, 120 माइनस 20 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300। जब आप कर लोगे तो ये एएस निकल के आ गया। अब ध्यान दो जरा, क्या ये एएस और ये इनकम बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, यही तो कहा था भाई। और क्या कहा था, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही बात है। समझ में आया या नहीं आया, ये मैंने थ्योरेटिकली दिखाया आपको, थ्योरेटिकली समझाया भी, और ये आपको न्यूमेरिकली भी प्रूव कर दिया। अब सर एएस दिखने में कैसा होगा, तो भाई टेंशन लेनी नहीं, सबसे आसान कर्व, कुछ नहीं करना आपको, इधर इनकम लिख दो, इधर ये आपका कंजम्पशन और सेविंग, और सीधी बिल्कुल सीधी लाइन 45 डिग्री की लाइन बना देना, यहाँ एंगल डाल देना 45 डिग्री, बात खत्म, खत्म। ऐसे ही चलना है, ये प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, चाहो तो कर लेना यार, ऐसी लाइन बन जाएगी, करके देख लेना कैसे होगा, देख लो। 0 पे 0 तो यही है, 0 से शुरू होगा, 100 पे 100, 100 पे 100 तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। इस तरीके से करते जाना ये सारे पॉइंट्स प्लॉट, ये सीधी सीधी 45 डिग्री की लाइन ही आनी है। क्या हमें एग्जाम में भी प्लॉट नहीं करनी, नहीं करनी, ऐसे ही इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और 45 डिग्री की लाइन, एंगल लिखना जरूरी है 45 डिग्री, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको एग्रीगेट सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने एडी पढ़ लिया, हमने एएस पढ़ लिया, अब वो है कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन कह लो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह लो, कुछ किसी भी नाम से आप इसको कह सकते हो, इधर कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। होता क्या है, बहुत बेसिक, बहुत आसान सी चीज। प्रोपेंसिटी का मतलब एक तरीके से हो सकता है कि आपकी एबिलिटी, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली क्या बताता है कि आप कितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो अपनी इनकम के साथ। तो ये है क्या, इट रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो किस तरीके से इनकम में से कंजम्पशन किस तरीके से करी जाती है, किस तरीके से स्पेंड करा जाता है, ये सब ये फंक्शन बताता है। किस तरीके से इसको दिखाया जाता है, अगर हम फंक्शन की फॉर्म में देखें तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करा जाएगा, जहां पे सी का मतलब यहां पे कंजम्पशन होता है, Y आपको पता ही है इनकम होता है, और F यहाँ पे बताता है, F डिनोट कर रहा है फंक्शनल रिलेशनशिप को। तो आप इस तरीके से इसको एग्जाम में दिखा के भी आ सकते हो, ठीक है। और ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड्स की विलिंगनेस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। एक इनकम लेवल पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम वो किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, किस तरीके से उनकी एबिलिटी है कंज्यूम करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो वही टेबल आ जाएगी जब ग्राफ दिखाना होगा। तो इनकम 0, 100, 200, 300, 400, सेम टेबल मैं बोला था आपको, यही लेके चलूंगा। कंजम्पशन 0 पे भी कुछ ना कुछ होगा, क्या बोलते हैं जो 0 पे भी कंजम्पशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 100 पे 120, 200 पे 200, इस तरीके से सेम टू सेम हमने लिया। प्लॉट करने की बारी आई तो फिर से पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करने की नीड नहीं है, इधर इनकम लो इधर कंजम्पशन लो। इनकम आपको पता ही है 45 डिग्री का लाइन बन जाएगा, और कंजम्पशन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। क्यों ऊपर से स्टार्ट होता है, 0 से क्यों नहीं होता, क्योंकि एट 0 लेवल ऑफ इनकम कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो यहां से शुरू हुआ, ऊपर चला गया, क्योंकि इनकम के साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ऊपर जाएगा कर्व, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो पॉइंट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट कहां करेंगे, जहां पे सेम होंगे। तो सेम कहां है, ये देखो,
यहाँ पे मेरी इनकम भी 200 है और कंजम्पशन भी 200 है, यानी मैंने जितना पैसा कमाया सारा कंज्यूम कर लिया, सारा स्पेंड कर दिया। तो जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है वहां पे सेविंग नहीं होती, जीरो सेविंग हो जाता है वहां पे। उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है और सेविंग का लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब इसमें दो सिचुएशंस आपको और सीखनी है, एक तो ये वाली सिचुएशन कि ये जो एरिया है ये क्या दिखाता है, और एक ये वाली सिचुएशन कि ये वाला एरिया क्या दिखाता है। तो देखो सबसे पहले मैं इस एरिया की बात कर देता हूं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन, और ये आपका इनकम कर्व है। तो अगर देखा जाए तो इस केस में कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन ज्यादा है क्योंकि कर्व ऊपर है और इनकम कम है। तो इस केस में आप लोग इसको बोलते हो डिस सेविंग्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस सेविंग। क्यों? क्योंकि इनकम से ज्यादा कंजम्पशन है, इतनी मेरी कमाई नहीं है लेकिन खर्चा ज्यादा है, तो इसको बोलता हूं डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब कि हम लोग अपनी पास्ट सेविंग से कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं आज का खर्चा करने के लिए। और ये आगे वाला अगर सिचुएशन देखूं ब्रेक इवन पॉइंट से आगे वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहां देखो इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो यहां क्या हो रहा है? यहां पे इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेविंग्स। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है, ये वाला सिचुएशन, इसके ऊपर वाला ये डिस सेविंग जो मैंने लिख दिया। अब इसके नीचे वाला कमाया 300, खर्चा करा सिर्फ 280, तो 20 की सेविंग हुई या नहीं हुई? कमाया 400, खर्चा करा 360, तो 40 की सेविंग हुई या नहीं हुई? इस तरीके से इसके जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो देखो गैप खुलता जा रहा है, सेविंग बड़ा होता चला जाएगा। तो ये गाइस बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन होता है कंजम्पशन फंक्शन का। ये इसकी टेबल है, ये डेफिनेशन हो गया, इसको नोट डाउन करो। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो गाइस प्रोपेंसिटीज दो तरीके की हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। द फर्स्ट वन इज एपीसी, अदर वन इज एमपीसी। एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले हम एवरेज के बारे में जान लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि मैं अपनी इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहा हूं सीधा सीधा, उसी को क्या बोलते हैं? एपीसी। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब सपोज मेरी इनकम 1000 रुपीज है और इसमें से मैंने 700 रुपीज स्पेंड कर लिए, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.70। तो 0.70 कह लो, यही मेरा क्या है? एपीसी। इसका मतलब क्या है कि मैं जितना भी परसेंट कमाता हूं उसका 70% मैं कंज्यूम कर लेता हूं, सीधा सीधा हिसाब किताब। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज मैं 100 रुपीज अर्न करता हूं और मैं 50 स्पेंड कर लेता हूं, इनकम और ये कंजम्पशन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 या फिर 50%। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीसी। सही है, सीधा सीधा हिसाब। इसके बाद अगर इस एपीसी को प्लॉट करना हो तो कर्व कैसे दिखाएंगे? तो यार सबसे आसान होता है कर्व बनाना, तो कुछ भी नहीं, इधर इनकम लो इधर कंजम्पशन लो, सीधा कंजम्पशन का एक लाइन प्लॉट करो और बस एक पॉइंट ऑफ इतनी इनकम पे इतना कंजम्पशन है, इस इनकम पे ये कंजम्पशन है, तो एपीसी ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट जेड, ऐसे ले लो। तो एपीसी कैसे दिखाया? कंजम्पशन अपॉन इनकम, दैट इज ओए अपॉन ओबी। ये कंजम्पशन अपॉन इनकम, ओए अपॉन ओबी, सीधा सीधा। कर्व इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस इस चीज पे ध्यान दो मेन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। ये एक नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स तो ध्यान से कर लेना। बोल रहा है कि अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, जो कि हो सकता है, आप शुरू के जो हम टेबल यूज कर रहे हैं उसमें देखो कि इनकम से ज्यादा जब कंजम्पशन होगा तो एपीसी ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे सपोज इनकम मेरी 100 है और कंजम्पशन मैं 150 कर रहा हूं, कंज्यूम कितना कर रहा हूं? 150 कर रहा हूं, तो इस केस में जो एपीसी है तो देखो 1.5 आ गया। कितना आ जाएगा? 1.5। ग्रेटर देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अगर कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से तो ये ज्यादा आता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी इज इक्वल टू 1। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता ही है, अभी पढ़ा, इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं। तो अगर इनकम कंजम्पशन इक्वल कर दें, जितना इनकम उतना ही कंजम्पशन, तो ये हमेशा कितना आएगा? 1। 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम में आता है कि एपीसी 1 कब होगा, तो आप क्या बोलोगे? एट ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, कंजम्पशन अगर कम है तो आपको पता ही है, इनकम से कम है अगर कंजम्पशन तो हमेशा ये 1 से कम आएगा, तो एपीसी विल बी लेस देन 1। इसके बाद एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। एपीसी कभी 0 क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है। अगर मुझे इसको जीरो करना है, अगर सपोज इनकम मेरी 100 है तो मुझे कंजम्पशन जीरो करना पड़ेगा, तो ये जीरो आ जाएगा। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इंसान अपना कंजम्पशन जीरो कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ भी कंज्यूम ना करे। तो नॉर्मल सिचुएशंस में एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। ये पॉइंट क्या बोलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एपीसी कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जाता है गाइस? क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट चेंज है हमारी लाइफ में, जो हमारी इनकम है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, बट कंजम्पशन इंसान का इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। थोड़े टाइम बाद इंसान अपनी ख्वाहिशों को सेटल कर लेता है, तो इन दैट केस उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत धीरे बढ़ता है और इनकम तेजी से बढ़ती चली जाती है। तो जो एपीसी है वो कम होता चला जाता है जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती चली जाती है। तो ये पूरा हो गया एपीसी के बारे में। अब डिस्कस करते हैं जल्दी से हम एमपीसी के बारे में। Let's discuss about MPC, the marginal propensity to consume। अब marginal propensity to consume क्या बोलता है? It refers to the ratio of change in consumption। consumption में कितना change हुआ to change in income। इनकम में चेंज होने की वजह से। अब ये सर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझते। देखो सपोज मेरी इनकम पहले 100 थी, इनकम पहले 100 थी, अब 100 से कितनी हो गई है 200, और जो कंजम्पशन था वो पहले 70 था, अब 70 से कितना हो गया है 120। तो अगर देखा जाएगा इस यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इनकम में कितना चेंज है 100 से 200, तो चेंज इन इनकम जिसको हम डेल्टा वाई बोलते हैं, चेंज को क्या बोलते हैं डेल्टा, आपने 11th में पढ़ा है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100। और चेंज इन कंजम्पशन 70 से 120 हुआ, कंजम्पशन भी बढ़ा है, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है 50। तो अगर मुझे एमपीसी निकालना है तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना आया 50 और चेंज इन इनकम कितना आया 100, तो ये आई वैल्यू अल्टीमेटली क्या 0.5। 0.5 हमारी वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको मैं 50% भी बोल सकता हूं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मेरी इनकम बढ़ रही है 100% तो मेरा कंजम्पशन सिर्फ बढ़ रहा है 50%। तो चेंज अल्टीमेटली दिखा रहा है वो है एमपीसी। एमपीसी, एपीसी और एमपीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, एपीसी इनकम से कंजम्पशन को कंपेयर करता था, रेशो बताता था, और एमपीसी तब आएगा जब आपकी इनकम चेंज होगी और उसकी वजह से कंजम्पशन भी चेंज होगा। तो एमपीसी इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन चेंज, दिस डेल्टा इज द मेन थिंग। ठीक है गाइस, इसके बाद इट शोज एग्जैक्टली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। कितना हमारे पास चेंज है जो इनकम का कंजम्पशन पे लगा है। अब इसको अगर दिखाना हो तो हम लोगों ने पिछले वाले कर्व में ये दिखाया था कि ये इनकम और ये कंजम्पशन, ये हमारा क्या है एपीसी। अब एमपीसी अगर दिखाना है तो देखो इनकम मेरी बढ़ गई है, इनकम यहां से यहां आ गया है, ये चेंज है, इस वजह से जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ गया है, कंजम्पशन यहां से यहां आ गया। तो इनकम इतनी बढ़ी ये और कंजम्पशन इतना बढ़ा, तो इसकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इस पॉइंट पे हम लोग बोल देंगे कि ये एमपीसी है। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो चेंज कितना है कंजम्पशन में, सबसे पहले मैं कंजम्पशन की बात करूं तो AA1 डिवाइडेड बाय BB1। इस तरीके से हम इसका कर्व दिखा सकते हैं, बेसिक सा कर्व है, सिंपल। अब जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एपीसी के थे तो एमपीसी के भी होंगे। तो यहां क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, एमपीसी ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में घूमता रहता है। अब ये कैसे घूमता रहता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। आपका जो भी चेंज इन इनकम होगा, जो भी चेंज इन इनकम होगा, आप उसको क्या करोगे, या तो उसको कंज्यूम कर लोगे और या फिर उसको सेव कर लोगे, या स्पेंड कर लोगे या सेव कर लोगे। अब सपोज आपने सारा का सारा कंज्यूम कर दिया, सारा कंज्यूम कर दिया, यानी कि अगर इनकम में चेंज 100 है तो कंजम्पशन में चेंज भी 100 ही है। कंजम्पशन में चेंज भी कितना है 100 ही है। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि इनकम 100 से 200 हुआ, इनकम, कंजम्पशन 70 से 170 हो गया। तो आप मुझे बताओ चेंज इन इनकम कितना 100, और सारा का सारा देखो 100 रुपए से इनकम बढ़ी थी, 100 से ही हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया, तो कंजम्पशन में चेंज भी कितना आ गया 100। तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आई 1। ये तब है अगर हम सारा कंज्यूम कर लेते हैं, सेविंग 0 है, जितना बड़ा सारा कंज्यूम कर लिया। अब क्या होता है कि दूसरा सिचुएशन, हम सारा सेव कर लेते हैं, सारा सेव कर लेते हैं। सारा सेव करने का मतलब क्या है कि इनकम 100 से 200 हुई, इनकम तो मेरा 100 रुपए बढ़ा, बट कंजम्पशन अभी भी उतना ही है। पहले 70 था
तो अब भी 70 ही है, मैंने कंजम्पशन अपना बढ़ाया ही नहीं, मैं उसी में सेटिस्फाइड हूं। इनकम तो बढ़ गई लेकिन कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, तो इस बार चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 0। चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 0। तो इस बार जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, यहाँ पे डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y अगर मैं पुट करूं तो चेंज इन कंजम्पशन इज 0 अपॉन 100, तो वैल्यू विल बी 0। तो देखो जो सिचुएशन है एमपीसी की दोनों एंड हमने देख लिए, अगर सारा कंज्यूम कर लिया तो क्या, और सारा सेव कर लिया तो क्या। तो ये हमेशा किसके बीच में घूम रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो एमपीसी हमेशा वेरी करेगा बिटवीन 0 एंड 1। पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, लॉजिकल है, एक बार और पीछे करना वीडियो को, देखना सुनना समझ आ जाएगा। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर एज कंपेयर टू रिच। ये बोल रहा है कि जो पुअर है, जो गरीब इंसान है, उसकी एमपीसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच। बिल्कुल फैक्ट है। देखो एक गरीब इंसान की जब इनकम बढ़ती है तो अभी बहुत सारी नीड्स होती है जो उसने पूरी करनी होती है, तो वो कंजम्पशन तेजी से करता है, तो उसका एमपीसी ज्यादा होता है। और जो अमीर इंसान होता है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है, तो उसकी इनकम बढ़ने से उसकी कंजम्पशन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो पहले ही ऑलरेडी बहुत कुछ कंज्यूम कर चुका है, तो उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। इसीलिए एमपीसी गरीब का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच। इसके बाद एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। सिंपल पॉइंट है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एमपीसी कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ता जाएगा तो कंजम्पशन तो नहीं बढ़ेगा ना, कंजम्पशन तो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो भी अगर नीड होगी तो जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एमपीसी फॉल होता चला जाता है। तो गाइस आज का जो डिस्कशन है वो सारा का सारा सेविंग फंक्शन पे रहने वाला है। सेविंग फंक्शन की अगर बात करें तो इसी को प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं, जैसे कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते थे। यहाँ पे भी प्रोपेंसिटी का वही मतलब होता है कि एक तरीके से एबिलिटी। वहां पे हम ये देख रहे थे कि कितना एक इंसान अपनी इनकम में से कंज्यूम करता है, यहाँ हम क्या देखेंगे कि एक इंडिविजुअल कितना अपनी इनकम में से सेव कर रहा है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। इस बार जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं वो सेविंग्स और नेशनल इनकम की देख रहे हैं। अब यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है तो नेशनल इनकम के साथ चलेंगे। किस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है, S इज इक्वल टू एफ वाई। तो S का मतलब यहाँ पे सेविंग्स हो जाता है, F का मतलब आपको पता ही है, F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, और Y का मतलब क्या होता है हमारे पास इनकम। तो बेसिकली ये फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। टेबल फिर से हम लोग एज यूजुअल मैंने शुरू में बताया था वही लेने वाला हूं पूरे चैप्टर में। तो इनकम 0 था तो देयर वाज सम कंजम्पशन, जिसको हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला था कि 0 पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। ऐसे ही फिर 100 200, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि अगर कुछ नहीं कमा रहा, 40 का कंजम्पशन है, तो सेविंग निकलता कैसे है, सेविंग निकलता है इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो, 0 माइनस 40 दैट विल बी माइनस 40। कमाए 100 रुपए, खर्च हुए 120, तो सेविंग विल बी माइनस 20। यहां भी अभी नेगेटिव है। यहां कमाए 200 और स्पेंड हुए हैं 200, कमाए 200 और स्पेंड भी कितने हुए 200, तो जितना कमाया उतना खर्च दिया, सेविंग 0। कमाए 300, स्पेंड करे 280, तो 300 माइनस 280, सेविंग इज 20। इसी तरीके से अलग अलग लेवल पे सेविंग्स हमारे पास कैलकुलेट करी जा सकती है। इसको जब कर्व बनाया गया तो कर्व आपको पता ही है नेगेटिव से शुरू हुआ, तो कुछ इस तरीके का कर्व बना। ये इधर मैंने इनकम ली है, इधर हमने सेविंग्स ली है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता ही है। अब जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव से शुरू होगा। जब सेविंग कर्व नेगेटिव से शुरू होगा, 0 इनकम पे माइनस 40 है तो नीचे से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद 100 पे 20 है तो यहां कहीं होगा, फिर 200 पे 0 है तो यहां हो गया। इस तरीके से मैंने फ्री हैंड कर्व बना दिया। आप फ्री हैंड बना सकते हो, आप चाहो तो इसको भी प्लॉट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो कर्व बनाया, अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस आया 0 पे माइनस 40, ये जो डिस्टेंस है क्या यही ऑटोनॉमस कंजम्पशन था? तो इसको हम यहां क्या बोलते हैं, नेगेटिव माइनस सी बार। इसको क्या बोलते हैं, माइनस सी बार। तो एक तरीके से नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये शो कर रहा है। अब उसके बाद एक पॉइंट आया जहां पे सेविंग 0 है। देखो इस पॉइंट पे, पॉइंट आर पे सेविंग 0 है। अगर सेविंग 0 है इसका मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है या नहीं है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, तभी तो सेविंग इज इक्वल टू 0 है। और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन को हमने क्या बोला था, ब्रेक इवन पॉइंट। इसीलिए सेविंग 0 होगा तो इसको भी क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की बात करूं, ये वाला एरिया, तो इस एरिया को बोलते हैं डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स का मतलब क्या है, इनकम तो 0 है और खर्चा हो रहा है, तो पिछले वाले सेविंग्स में से ले रहे हैं ना, डिस सेविंग्स। और इसके आगे वाला सारा एरिया, इसकी बात करें तो ये हमारी सारी सेविंग्स है,
क्योंकि इनकम यहाँ है और सेविंग कितना ऊपर चला गया। तो ये हमारा सारा सेविंग है, आप ये भी दिखा सकते हो। इस कर्व पे बेस कुछ एक्सप्लेनेशंस होती हैं, वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व शोज नेगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो, यानी कि जब इनकम जीरो है तो ये नेगेटिव सेविंग शो कर रहा है। इसके बाद सेविंग कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, पॉजिटिवली ऊपर जाता हुआ कर्व है। और आपको पता है ऊपर कब जाता है कर्व, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है उस तरीके से सेविंग भी बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव से बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है, पहले 0 फिर 20 40 60, सेविंग भी बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसलिए ऊपर जाता है। एट पॉइंट आर सेविंग इज इक्वल टू 0, आर पॉइंट पे सेविंग 0 है तो इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स इज पॉजिटिव, यहां पे सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। तो आपको सेविंग फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स भी बताए मैंने। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव, तो दो तरीके की प्रोपेंसिटी टू सेव हो सकती है, वैसे ही एपीएस और एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या लेना है, एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। अगर इसको और क्लियर कर देता हूं, ये लो। और एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी इनकम में से कितना सेव कर रहा हूं। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि इनकम में से कितना सेव करा, उसी को हम लोग एपीएस बोलते हैं। जैसे कि सपोज मैं बोलता हूं कि इनकम 100 रुपीज है, इनकम 100 है। अब समझना चीजों को, कंज्यूम करा 70 रुपीज, कंज्यूम कितना करा 70, तो सेव कितना करा 30, सेव 30 करा ना। आप मुझे बताओ कि एपीसी कितना है। एपीसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी मैंने कंज्यूम कितना करा, फॉर्मूला था सी अपॉन वाई, तो दैट इज 100 अपॉन 70 अपॉन 100, 0.7, या फिर इसको मैं 70% भी बोल सकता था, सही है ना। अब देखो एपीएस कितना होगा। एपीएस का फॉर्मूला क्या है, सेविंग हुआ 30, इनकम है 100, तो 0.3 या फिर 30%, कि मैं अपनी इनकम का 30% सेव कर लेता हूं। यही होता है मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। समझे या नहीं समझे। यहां क्या है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। कितना आप लेवल ऑफ इनकम पे कितना सेविंग कर रहे हो, यही एपीएस होता है। सिंपल फॉर्मूला, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। कर्व पे जब प्लॉट करेंगे तो वही कर्व है, आपको पता ही है, ओरिजिन एक्स वाई कर्व बना दिया। आपको कहीं पे भी एपीएस दिखाना हो तो ये मैंने यहां पे लिया है OR और OY1। तो ये जो हमारा एरिया है पूरा का पूरा, ये तो इनकम हो गया, और ये वाला एरिया पूरी की पूरी सेविंग्स हो गई। इसके नीचे तो डिस सेविंग था, तो ये तो ले नहीं सकते। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी ले सकते थे। आप यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ का एरिया ले लेते आप, फिर आप सिर्फ ये वाला एरिया लेते इनकम का और ये वाला लेते सेविंग का। आप यहाँ पे कह देते कि ये भी एपीएस है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हो। तो मैंने एपीएस लिया, सेविंग अपॉन इनकम, दैट इज, इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेविंग कितनी है हमारे पास, ये सेविंग हो गया हमारे पास ये OR, ये वाला एरिया, और इनकम OY1, तो ये OY1 ये हमारे पास एपीएस आ गया। सिर्फ दिखाना होता है, कर्व बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में इसमें भी आ सकते हैं। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता, देखो एग्जाम्पल देखो, अगर इनकम 100 है, 1 करने के लिए सेविंग भी 100 चाहिए, तभी तो 1 आएगा। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने जो कमाया सारा सेव कर लिया, कंजम्पशन है ही नहीं, जो भी कमाता हूं सब सेव, कंज्यूम ही नहीं करता कुछ भी, इम्पॉसिबल सिनारियो। तो 1 तो नहीं होगा, लिखा हुआ है मोर देन 1 भी नहीं हो सकता। मोर देन 1 के लिए तो इससे भी ज्यादा चाहिए, यानी अगर ये 120 हो तो ये 1.2 आए, ठीक है ना। 110 हो तो ये 1.1 आए। तो मोर देन 1 के लिए तो इससे भी ज्यादा, कि जितना कमाया उससे ज्यादा सेव कर लिया, इम्पॉसिबल सिनेरियो। तो ये ना तो कभी 1 होगा और ना ही मोर देन 1 होगा, ठीक है। एपीएस कैन बी 0, 0 होता है ये। 0 कब होता है बताओ, अगर सेविंग 0, ब्रेक इवन पॉइंट याद है, सेविंग 0 है। देखो अगर सेविंग 0 है तो 0 अपॉन समथिंग विल बी 0, तो एपीएस कैन बी 0। अगर आ जाए कहां पे, तो एट ब्रेक इवन पॉइंट। 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, आपको पता ही है। जब भी ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे होता है तो नेगेटिव भी होता है, लेस देन 1 भी होता है। अगर नहीं यकीन आता
तो जो अभी वो बनवाया था ना, चार्ट बनाया था, उस पर एपीएस कैलकुलेट करके देखना सेविंग अपॉन इनकम से, नेगेटिव भी आ जाएगा, लेस देन 1 भी आ जाएगा। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एपीएस बढ़ता है। ऑब्वियस है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी ना, सेविंग बढ़ेगी तो एपीएस भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये बेसिक 4 फैक्ट्स होते हैं एपीएस के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं एमपीएस की तरफ। गाइस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपको पता है। जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था कि मेरा इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन बढ़ा, तो कितना एक्स्ट्रा कंजम्पशन मैंने करा इनकम बढ़ने से, वो एमपीसी होता था। ऐसे ही यहां पे एमपीएस होता है, इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। सपोज मेरा जो पहले कंजम्पशन था वो 50 था जब इनकम 100 थी, अब इनकम 100 से बढ़ के 200 हो गई है, तो कंजम्पशन मैंने बढ़ा के 80 कर दिया। कंजम्पशन बढ़ा के कितना कर दिया, 80 कर दिया। अब मुझे बताओ आप कि अगर कंजम्पशन मैंने 80 करा है तो पहले सेविंग कितनी होती थी, पहले सेविंग होती थी 50 की, पहले सेविंग कितनी होती थी 50। अब सेविंग कितनी हो रही है 120, क्योंकि 200 में से 80 कंज्यूम होता है तो 120 की सेविंग है ना। और पहले वाला ये है, अगर 100 में से 50 कंज्यूम करता हूं तो 50 सेव करता हूं। तो मुझे क्या देखना है, मुझे कंपेयर करना है अपनी चेंज इन इनकम को। इनकम पहले कितनी थी, इनकम थी 100, अब है 200, तो चेंज इन इनकम इज 100। 100 का इनकम में चेंज है। सेविंग में कितना चेंज है, पहले सेव कर रहा था 50, अब सेव कर रहा हूं 120। अब सेव कितना कर रहा हूं 120। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो है 70% का। यहां पे कितना डिफरेंस है 70% का। तो मेरा जो एमपीएस आएगा वो 0.7 या फिर 70% आ जाएगा। ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये मुझे शो कर रहा है कि मैं जितना भी एडिशनल अर्न कर रहा हूं, मैं जितना भी एडिशनल अर्न कर रहा हूं उसका 70% मैं सेव कर लेता हूं, उसका एडिशनल 70% मैं सेव कर लेता हूं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब गाइस चेक करते हैं इसका कर्व को। तो देखो कर्व में मैंने क्या कहा, इसको मैं हटा देता हूं। मैंने बोला कि हमने ये अल्टीमेटली एपीएस लिया था कि मेरी ये इनकम और ये मेरा सेविंग, तो ये मेरा एपीएस आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनकम बढ़ गई है। अगर इनकम बढ़ी है तो इनकम इतनी बढ़ी है, यहाँ से मैं यहाँ आ गया हूँ, अभी से हटा देता हूँ। तो मेरी इनकम बढ़ गई है, इतनी मेरी इनकम बढ़ गई है। अगर इतनी मेरी इनकम बढ़ गई है तो मेरी सेविंग भी बढ़ गई होगी, सेविंग भी बढ़ गई है। सेविंग कितनी बढ़ गई है, ये मेरी सेविंग बढ़ी है, ये मेरी इनकम बढ़ी है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला पूरा एरिया देखो, एक तो ये वाला डिस्टेंस और एक ये वाला डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है ये मुझे चेंज इन इनकम दिखा रहा है। चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज है बताओ। यहां पे हमने इनकम लिया है ना, तो चेंज इन इनकम हो गया हमारा y डैश y2, y1 y2। और अगर मैं बात करूं चेंज इन सेविंग्स, सेविंग्स में कितना चेंज है, तो सेविंग जो पहले ये OR थी, अब एडिशनल ये है PR, तो ये मेरा चेंज इन सेविंग्स आ जाएगा। इस तरीके से आप प्लॉट करके दिखा सकते हो, ठीक है। अब आता है एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी प्रॉपर्टी है कि एमपीसी किसके बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। कैसे, अब बोला जाता है कि इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, जितना भी मैंने एक्स्ट्रा कमाया वो सेव कर लिया। सपोज 100 रुपीज की एंटायर इनकम हुई और 100 ही सेव कर दिया, तो एमपीसी 1 आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम, सही है। और अगर आ जाए इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, मैंने जितना भी एक्स्ट्रा कमाया था सारा कंज्यूम कर लिया। अगर सारा कंज्यूम कर लिया तो मेरी जो एक्स्ट्रा सेविंग है वो 0 है, मेरी एडिशनल सेविंग इज 0, एडिशनल सेविंग 0 है। अब अगर एडिशनल सेविंग 0 है तो यहां पे 0 आ गया, तो 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। तो एमपीसी हमेशा वेरी करेगा बिटवीन 0 एंड 1, ऑलवेज हमेशा वेरी करेगा बिटवीन 0 एंड 1, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आई थॉट कि आज ही करा देता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो देखो बहुत बेसिक है। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सबको पता है कि आप जो भी कमाओगे या कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, तो यहां पे अगर मैं इसको इनकम से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो देखो इनकम और इनकम 1, C अपॉन वाई किसको बोलोगे, एपीसी,
और एस अपॉन वाई किसको बोलोगे, एपीएस। तो एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशनशिप होता है, दोनों का सम हमेशा 1 होगा। एपीसी और एपीएस हमेशा क्या होगा, 1 होगा। वैसे भी ऑब्वियस है कि अगर मैंने 70% स्पेंड करा, कंज्यूम करा, तो 30% सेव करा होगा, वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। 50-50 होगा तो 0.5 वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। ऐसे ही कई बार पूछ लिया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपने कहा कि जो चेंज इन इनकम है वो या तो चेंज इन कंजम्पशन होगा या चेंज इन सेविंग होगा। डिवाइड कर दो डेल्टा वाई से, पूरे को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा वाई 1, डेल्टा सी अपॉन वाई यानी एमपीसी और ये एमपीएस। तो यानी कि एमपीसी एमपीएस भी हमेशा 1 होंगे और एपीसी एपीएस भी हमेशा इक्विवेलेंट टू 1 होंगे। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगले चैप्टर में, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो अगर हम कंजम्पशन की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में आपने सीखा है कि कंजम्पशन 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का कौन सा होता है, एक तो होता है जो 0 लेवल की इनकम पे भी होगा, जिसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कुछ कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम एमपीसी बोलते थे। याद है आपको, इनकम जैसे बढ़ती है तो कंजम्पशन कितना चेंज होगा, उसको एमपीसी बोलते थे। तो ये जो कंजम्पशन फिक्स्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब वो कंजम्पशन जो इनकम के साथ चेंज हो जाए, यानी इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ गया, उस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन में क्या आता है, एक तो वो कंजम्पशन जो मिनिमम होगा, यानी दिस सी बिलोंग्स टू कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में एक तो वो कंजम्पशन जो होगा ही होगा, यानी ऑटोनॉमस, प्लस क्या करा मैंने, एमपीसी। ये बी का मतलब क्या है यहाँ पे, एमपीसी। एमपीसी यानी कि जो बताता है कि मेरी इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। तो सपोज मैं बोल रहा हूं कि एमपीसी 70% है, एमपीसी 70%, तो 70% किसका होगा, इनकम का होगा ना। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इनकम को। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप याद करो कि मैं बोलूं कि मेरा जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो 40 है, वो तो है ही है। तो इक्वेशन देखो, C इज इक्वल टू 40 प्लस एमपीसी सपोज 0.8 है, सपोज 0.8 है, तो एमपीसी है 0.8 और मेरी इनकम 100 से इंक्रीज हुई, तो 40 प्लस 0.8 इंटू 100 यानी 80। तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल का कंजम्पशन बनेगा वो 120 बन जाएगा। तो कभी भी कंजम्पशन फंक्शन की आपको इक्वेशन लिखनी हो तो दिस इज द इक्वेशन, याद रखना, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, जहां पे C बार का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और B का मतलब एमपीसी और Y का मतलब इनकम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कंजम्पशन निकल आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेसिक इसमें समझने वाली बात ये, इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन आ गया तो वेल एंड गुड। इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन पे अगर हम आए, अब सेविंग कहां से आता है, देखो सेविंग भी कंजम्पशन से ही आया है। सेविंग कहां से आया, कंजम्पशन से। हमें पता है कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाता है। क्या आप कंजम्पशन को C बार प्लस बी वाई लिख सकते हो, ये हमने अभी सीखा है। कंजम्पशन इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। इस C की जगह पे ये इक्वेशन पुट कर दो, तो सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C की जगह पे ये रख दिया C बार प्लस बी वाई। इसको अगर और सॉल्व करूं तो y माइनस C बार, माइनस अगर बाहर है तो साइन चेंज होगा, माइनस बी वाई। फिर यहां से C बार इधर रख के y कॉमन लेके 1 माइनस बी, ये बेसिक इक्वेशन बन जाता है। सर क्या ये डेरिवेशन, क्या ये मैथमेटिक्स हमारे काम का है, नहीं है, बेकार है। आपके काम का क्या है, ये इक्वेशन। आपके काम का क्या है, ये इक्वेशन। आपको डिराइव करने के लिए आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। इनफैक्ट 0.001% चांस है कि ये डिराइव करने के लिए आए, लेकिन अगर आ जाता है तो पता तो होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया है कि ये सेविंग का कहां से आया इक्वेशन और कंजम्पशन का कहां से आया। तो अगर कंजम्पशन का इक्वेशन आए तो C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, और सेविंग का आए तो माइनस C बार, यानी कि अगर हम वैसे भी देखें तो ये हमारा नेगेटिव सेविंग हुआ था, इक्वल हुआ था या नहीं हुआ था, प्लस 1 माइनस बी, बी का मतलब एमपीसी। अगर मैं 1 में से एमपीसी माइनस करता हूं तो क्या मैं इसको एमपीएस बोल सकता हूं? आपको पता है एमपीसी और एमपीएस 1 होता है, तो 1 माइनस एमपीसी यानी एमपीएस। यहां पे हम एमपीएस को इनकम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी सेविंग निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। चलो इतना डिटेल में मत जाओ। सेविंग इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी वाई, दिस इज द इक्वेशन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, डिराइव करके दिखाओ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ये आता है एग्जाम में कंफर्म्ड, 100% एग्जाम में मिलता है ये क्वेश्चन, और इस साल भी बोर्ड्स में आएगा। आई एम टेलिंग यू दिस, आज बता रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिराइव करना है सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि हमें गिवन है एक कंजम्पशन कर्व गिवन है, हमें क्या डिराइव करना है, सेविंग कर्व डिराइव करना है फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंजम्पशन कर्व होता कैसा है, आपसे अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि बेसिक हमारे पास ये 45 डिग्री का तो इनकम का कर्व होता है, 45 डिग्री, दिस इज इनकम। कंजम्पशन पूछूं तो दिस इज कंजम्पशन, इस तरीके का कंजम्पशन का कर्व होता है। अब ये हमें गिवन है, हमें इस कंजम्पशन कर्व से डिराइव करना है कौन सा कर्व, सेविंग कर्व, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो कैसे डिराइव होगा, देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ, अगर मुझे यहां पे इसी कर्व पे, सपोज इसी वाले कर्व पे डिराइव करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सबसे पहले चलो दूसरे कर्व पे डिराइव करते हैं, दूसरे पे डिराइव करते हैं। हम यहां पे एक और कर्व बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जितना एरिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ये जो सी बार है जितना ये एरिया होता है, क्या उतना ही नेगेटिव सेविंग होता है। देखो याद करो, अगर इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 है, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता था, तो 0 में से 40 करूंगा तो -40 की सेविंग आएगी या नहीं आएगी, दिस इज इनकम, दिस इज कंजम्पशन, दिस इज सेविंग्स। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे तो सेविंग आएगा या नहीं आएगा, यानी जितना सी बार पॉजिटिव होता है उतना ही सेविंग नेगेटिव होगा या नहीं होगा। सिंपली आपको ऐसे ही करना है, जितना ये पॉजिटिव आया है उतना ही आप नेगेटिव सी बार ले लो। नेगेटिव सी बार आप जब एग्जाम में बनाओगे तो स्केल से मार्क करना, जितना ये एरिया है उतना ही, सपोज मैंने ये ले लिया, ये आ गया, क्योंकि मैं इस कर्व पे डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखने वाला हूं -c बार, इस तरीके से लिख दिया। फिर आप मुझे बताओ, यहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, तो क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होती है, अगर जितनी इनकम उतना ही कंजम्पशन, तो सेविंग 0 होगा या नहीं होगा। तो आपको सिर्फ यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, यहां ले आओ इस पॉइंट पे, बस। अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट मिलाने हैं, मुझे नहीं पता ये सीधा आया है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप स्ट्रेट लाइन लेके आओगे और यहां से हम लोग ड्रॉ कर देंगे एक कर्व, इसको हम लोग बोल देंगे सेविंग का कर्व। इस तरीके से डिराइव करा जाता है सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो मैंने यहां क्या करा है, एक बार और आपको बता देता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा कंजम्पशन गिवन है, हमें कंजम्पशन से सेविंग का कर्व डिराइव करना है। तो जब हमें कंजम्पशन से सेविंग कर्व डिराइव करना होता है तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये नेगेटिव उतना ही होगा जितना ये पॉजिटिव सी बार है। सी बार जितना है उतना ही इस कर्व पे मार्क करो, ये मार्क करा। उसके बाद आपको पता है जो ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है तो सेविंग इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये डिराइव हो जाएगा आपका सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, और क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि आप इसका रिवर्स करके दिखाओ। रिवर्स का क्या मतलब होता है, जस्ट रिवर्स, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग। तो मैंने यहाँ पे 2 कर्व्स बनाए हैं, आप यहाँ पे भी मार्किंग्स कर लेना प्लीज। ये इनकम है, ये हमारे पास कंजम्पशन है, इधर भी ये इनकम है, और ये हमारे पास सेविंग्स है। अब हमें ये गिवन है, सेविंग कर्व गिवन है, और हमें सेविंग कर्व से कौन सा कर्व डिराइव करना है, ये गिवन है, और हमें डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व, इससे ये, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है दिस इज एक्स ओरिजिन वाई, जितना ये नेगेटिव सी बार होगा उतना ही पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि जो नेगेटिव सेविंग है उतना ही पॉजिटिव भी हो, तो उससे मार्क करो। बट बिफोर दैट आप एक 45 डिग्री का इनकम का लाइन तो बना ही लेना, क्योंकि वो तो जरूरी है। ये 45 डिग्री ये तो होगा ही होगा, इनकम होगा तभी तो कंजम्पशन और सेविंग हो रहा होगा। दिस इज सेविंग्स, दिस इज कंजम्पशन,
अब इस पॉइंट पे आप मुझे बताओ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने मार्क करना है कि जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव होगा। तो सपोज ये जितना नेगेटिव है, जितना एरिया ये है, आप स्केल से मार्क करना, उतना ही आपने ये एरिया ले लेना है। उसके बाद आपको सिर्फ यहां से ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, फिर से ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे सेविंग इज इक्वल टू 0 है, ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे सेविंग 0 है, इस बार यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो उसका पॉइंट देखना है। उसका पॉइंट देख के बस यहां से आपको फिर ये पॉइंट मैच करने, और ये कौन सा कर्व निकल के आ जाएगा, कंजम्पशन का कर्व निकल के आ जाएगा। ये बिल्कुल पॉइंट मैच करना चाहिए, इस पे गलती मत करना, ध्यान से करना, क्योंकि मैंने तो इस तरीके से, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से इस तरीके से बनाया। आप बड़ा सा पेपर पे कर्व लेना और बड़े पेपर पे खूब बड़ा सेविंग बना के उससे बनाना, बिल्कुल एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट कर्व बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। तो इस तरीके से डिराइव होता है बेटा कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। और यहाँ क्या डिराइव करा था हमने, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक तो ये कर्व बना के आने हैं। इसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए ऑलरेडी हमारे नोट्स आपको पता है हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं करी तो DC ऐप है, DC ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे जाके। इनके एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, वो एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिख के आओगे, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से करो और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ और कुछ नए पार्ट्स के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सबके साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।